conjugate of a complex number ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था z से। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है रियल पार्ट जिसको जनरली a से, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट जिसको जनरली ib से डिनोट करते हैं। इसके हमने कई एग्जांपल्स देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे, जैसे कि z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका जो रियल पार्ट है उसको हम लिखेंगे आर ई ऑफ जेड, जिसकी वैल्यू हो गई 2, और इमेजिनरी पार्ट उसको डिनोट करेंगे आई एम ऑफ जेड, और उसकी वैल्यू हो गई 3। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी कुछ? ओके। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है समझना। पहली चीज तो ये z के ऊपर एक इस टाइप का बार लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये निकालने का सिंपल तरीका होता है कि अगर मान लो z की वैल्यू a + ib है, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू हो जाएगी a - ib। मतलब क्या करना है, जो भी इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है उसका साइन बदल देना है। समझ में आ गया ये चीज? अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ z के, तुम लोग उसके कॉन्जुगेट बताना क्या होंगे। जैसे z इज इक्वल्स टू हो गया 2 + 3i, तो बताओ z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3i। अगर मान लो z इज इक्वल्स टू हो गया -2 - 3i, तो बताओ z कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 + 3i। अगर z इज इक्वल्स टू हो गया मान लो -5i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? +5i। अगर मान लो ऐसा z इज इक्वल्स टू 2, बस इतना है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें i नहीं है, मतलब क्या है 0i। उसको -0i लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब समझ गए? ठीक है, तो ये कुछ कॉन्जुगेट का जो चीज मैंने लिखा है और कुछ एग्जांपल्स जो दिए वो नोट करो, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें तो क्या मिलेगा। तुम लोग खुद बताना, मैं एक तरफ लिखूंगा दूसरी तरफ तुम लोग बताना। जैसे ये एक बार कॉन्जुगेट लिया तो ये मिला, दोबारा कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या मिलेगा, मतलब वही मिल जाएगा दोबारा से। समझ में आएगी नहीं? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दें तो क्या मिलेगा। जैसे अगर मान लो ये a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर है, a - ib उसका कॉन्जुगेट है। हाँ, तो ये जब दोनों को ऐड कर देंगे तो a और a दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 2a। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या मिलेगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि z का रियल पार्ट यहां पर क्या था? a था, तो उसका डबल मिल जाएगा हमें। समझ में आ गया ये? थर्ड प्रॉपर्टी लिखना। अब तुम लोग बताना थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर मान लो z में से उसके कॉन्जुगेट को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा? z में से ये z है और ये उसका कॉन्जुगेट है, मान लो इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 2ib। तो इसको लिखेंगे कैसे? हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिलेगा। क्या ये समझ में आ गया? ये सारी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में यूज हो सकती है। तो लिखते चलो। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये बताओ कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो देखो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, और ये क्या है, a माइनस आई बी। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस आई बी का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। और i का स्क्वायर क्या होता है, -1, है ना। तो i का स्क्वायर -1, तो वो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये मतलब क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं ये चीज। अब इसको ना हम रियल और इमेजिनरी के टर्म्स में लिखेंगे। तो a क्या है, रियल पार्ट, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है, ये बताओ, अगर मान लो कभी आपको ऐसा मिले कि z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो सकता है, क्या जीरो आएगा, क्या अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वो नंबर और वो उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आए, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यस, ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है, जब उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। ये एग्जांपल मैंने बताया ना। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि z और z कॉन्जुगेट इक्वल है, इसका मतलब z जो है वो क्या, प्योरली रियल है, प्योरली रियल नंबर है, वो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर मान लो ऐसा आ जाए कि z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब z कौन सा नंबर है, जैसे देखो यहां पर z ये था, उसका कॉन्जुगेट क्या आ गया, अपोजिट साइन आ गया पूरी तरीके से। इसका मतलब z कौन सा नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या ये भी क्लियर हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जगह पे यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब हुआ, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट लोगे, या फिर दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका एडिशन करोगे, आपको सेम चीजें मिलेंगी। समझ में आ गया। वही चीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में भी लगती है। अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो भी ये चीज एप्लीकेबल है। अगर मान लो ऐसा है Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, तो इसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अगर डिवीजन में तो भी चीज होगी, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, फिर हम अप्लाई करेंगे। अब एक चीज बताऊं, जैसे हमने क्लास 9th 10th में ज्यादातर ये पढ़ा था, रियल नंबर लाइन, याद होगा नंबर लाइन, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, सेंटर कहां पर आता था, जीरो पे। इधर पॉजिटिव नंबर होते थे 1 2 3 4 एंड इन बिटवीन बहुत सारे नंबर, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी के वर्टिकल एक और लाइन बनती है, ये उसकी वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ना, इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। इसको ना मैं RE ऑफ Z से डिनोट कर देता हूं। अब क्यों ऐसा डिनोट कर रहा हूं मैं बताऊंगा। और रियल का अपोजिट जो है ना, वो क्या होता है, इमेजिनरी। तो इस तरफ जो बनी ना, उसको इमेजिनरी बोलता है, IM ऑफ Z। समझ में आई ये चीज। तो अगर मान लो मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू 1 + 2i
और मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मान लो कोई रियल नंबर है मान लो 2, मुझे नंबर लाइन में शो करना है, तो मैं कैसे शो करूंगा भाई, ये है मेरा 2, खत्म बात, शो कर दिया। लेकिन 1 + 2i को कैसे शो करूं? तो इसके लिए मुझे रियल भी चाहिए और क्या चाहिए, इमेजिनरी भी चाहिए। तो यहाँ रियल के लिए तो ये आ गया, इमेजिनरी में भी ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसी मार्किंग हो जाएगी। समझ में आ गया ये चीज? तो उसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 2, मतलब ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 + 2i को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ गया ये चीज? तो जो रियल नंबर होते हैं ना, वो एक लाइन में आने वाले सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, वो एक पूरे प्लेन में, ये पूरे को क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे ना, प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट्स होते हैं। समझ में आ गया ये चीज? तो ये प्लेन जो है ना, इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ARGAND, आर्गेंट प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कई जगह पे जेड प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब जेड वो सब एक ही मतलब होता है उसका। इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस जो रियल पार्ट को, और वाई एक्सेस जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट को। अगेन ये दोनों एक्सेस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पढ़ा है। तो पहले में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जैसे अगर मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ तो मुझे जल्दी से। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - 2i। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट कहां पर आएगा, इस प्लेन में कौन से पार्ट में आएगा, 4th वाले में, इसमें आएगा ना, क्योंकि देखो ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। तो यहां पर ये आ गया हमारा -1, ये क्या आ गया, -2। तो 1 - 2i, मतलब ये हो गया उसका कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो गया 1 - 2i। ये चीज क्लियर हो गया सभी को? तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेन का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या जेड प्लेन, जिसमें दो लाइंस यूज होती है, रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन, और जिसका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या ये समझ में आ गया? बट क्या होता है पता है, रियल वर्ल्ड रेक्टेंगुलर नहीं होता। हम और तुम लोग जिस कमरे में बैठे हैं, ये रेक्टेंगुलर है। ज्यादातर ह्यूमन मेड थिंग्स रेक्टेंगुलर होती है, बट रियल वर्ल्ड रेक्टेंगुलर नहीं है। वो कैसा है, अगर अर्थ की बात किया जाए तो वो क्या, स्फेरिकल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मान के चलो इस रूम में बच्चे बैठे हैं, मैं अगर किसी बच्चे को पॉइंट आउट करना चाहता हूं, तो 3rd रो 2nd बॉय, इस तरीके से मैं बताऊंगा, जैसे कि यहां पर मैं नंबर को बताया। ठीक है, लेकिन अगर अर्थ पे कोई पोजीशन है, कोई जगह है, तो उसको बताने के लिए ये सिस्टम काम नहीं आता है ना, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप तो भाई स्फेरिकल है। तो उसमें अगर मैं किसी जगह को बताना चाहूं, तो मैं रो या कॉलम से बता सकता हूं क्या, नहीं बता सकता। तो यहां पर एक नया तरीका यूज होता है, जो हम जीपीएस में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जिस भी जगह की लोकेशन बता रहे हैं, हम उसका सेंटर से डिस्टेंस बताएंगे। तो सेंटर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा अगर अर्थ की बात की जाए। क्यों फिक्स होगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या है, फिक्स है। क्या चीज बदलेगी, उस पर्सन या उस जगह की लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, या इस तरफ से हो सकती है, 3D में देखा जाए। तो यहाँ पर क्या चीज बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। समझ में आया ये चीज? तो ये एंगुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके आता है, और वो सबसे टफ पार्ट होता है इस चैप्टर का। समझ में आए? अब जैसे अगर मान लो मुझे इसका इसका ये बताना है कि भाई इसका सेंटर से एंगल कितना बना रहा है, तो सेंटर से एंगल कितना बना रहा है वो बताने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? ये एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और ये क्या चाहिए, बेस चाहिए। ये शायद मैंने पहले भी एक बार बताया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, या तुम लोग शायद प्रेजेंट नहीं होगे मे बी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और ये मुझे क्या चाहिए, ये बेस चाहिए। तो बेस तो मुझे पता चल गया इसका कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है इसका 2, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किससे मिलता है, tan थीटा से। तो ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कितना आ जाएगा 2/1, जिससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, थीटा, मतलब उस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया?
तो इस चैप्टर में ना आगे जाके, हो सकता है आज ही या हो सकता है अगली क्लास में, हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन सबको समझ में आ गया, कॉन्जुगेट। अब दूसरा ऑपरेशन लिखो, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड z से। ठीक है, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, दो वर्टिकल लाइन, इसको मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं। और ये निकालने का तरीका होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कई बार, कई जगह इसे आर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आर से क्यों डिनोट किया जाता है, उसका कारण पीछे लिखी हुई स्टोरी में है, जो मैं आपको बता रहा था। तो देखो, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया ए, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया बी। तो इसका जो हाइपोटेनियस है, बेस हो गया ए, परपेंडिकुलर हो गया बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये वाला जो लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया ये चीज। तो मॉडुलस आपको ये डिस्टेंस देगा। और मैंने क्या बताया, वो स्फेरिकल सिस्टम जो होता है उसमें ये डिस्टेंस क्या होता है, उसका रेडियस होता है। इसलिए इसको कई बार मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं। ये समझ में आ गया। अब अगर मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप उसका मॉडुलस निकाल पाओगे या नहीं। z इज इक्वल्स टू, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4i। बताओ मॉड z की वैल्यू क्या आएगी। मॉड z की वैल्यू आएगी 5, करेक्ट। तो यहां पर मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब 9 प्लस 16 25, 25 का रूट ये। ओके, मान लो z इज इक्वल टू है -3 प्लस 4i। बताओ उसका मॉडुलस क्या आएगा। हाँ हाँ, 5 सेम ही आएगा, क्योंकि यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज, रूट ओवर, वैभवी समझ में आ रहा है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल फाइनल आंसर फिर से आपको सेम ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मान लो ऐसा z इज इक्वल टू -3 -4i, क्या आएगा मॉडुलस, सेम ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। समझ में आ गया ये चीज। ओके, इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। मान लो मैं एक लेता हूं z इज इक्वल्स टू -5i। बताओ उसका मॉडुलस क्या आएगा। अगेन 5 आएगा। कैसे 5 आएगा, इसको क्या लिख सकते हो, 0 -5i लिख सकते हो। फिर इसका मॉडुलस जब निकालोगे, मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो मॉड z की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 0 का स्क्वायर तो 0, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25। 25 का रूट कितना आ जाता है, 5। क्या ये क्लियर हो गया। और अगर ये बताओ, ऐसा लिखा है z इज इक्वल्स टू 7 -7 प्लस 0i। बताओ मॉडुलस क्या होगा, मॉड z क्या होगा, 7 ही होगा। समझ में आ गया। तो सिर्फ रियल है, सिर्फ इमेजिनरी है तो डायरेक्टली वो नंबर, अदर देन दैट कुछ है तो कुछ नहीं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, मॉडुलस इन दोनों पे बेस्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, if mod z is equals to 0, it implies real part of z is 0 and imaginary part of z is 0। मतलब मॉडुलस का भी 0 आ रहा है, मतलब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 होंगे।
तभी आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, मॉड z इज इक्वल टू मॉड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या समझ में आई क्या तुम लोगों को? कॉन्जुगेट का मॉडुलस, नेगेटिव z का मॉडुलस और सेम मॉडुलस सब सेम आएगा। ये कुछ एग्जांपल जो मैंने बताया था सब उससे वैलिडेट होते हैं। अब एक चीज पहले यहां पर कैलकुलेट करना, फिर मुझे बताना कि ये बताओ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा। अगर z को मैं a प्लस आई भी लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये पहले a प्लस आई बी होगा और ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो माइनस आई बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऐसा हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ये बताओ मॉड जेड क्या है यहाँ पर, मॉड जेड क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी लिखना, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। और ये उसका प्रूफ है या वैलिडेशन है, जो भी समझो। यहां तक भी हो गया। नेक्स्ट लिखना, हाँ अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान देना। फोर्थ है मॉड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। फिफ्थ है मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z2। नेक्स्ट है सिक्स्थ है मॉड z1 प्लस z2, मॉड z1 प्लस z2। बताओ ये क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, बस यही चीज ध्यान में रखना है। ये मॉडुलस में नहीं होता लेकिन ये कॉन्जुगेट में होता है ना। तो ये इट इज नॉट इक्वल टू, लिख देना, इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ताकि वो ध्यान रहे, है ना। भले ही आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2, ये लगा सकते हो। एक मिनट ना, इसको थोड़ा लास्ट वाले पॉइंट को मैं करेक्ट कर रहा हूं। 2z1 z2 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये करेक्ट कर लेना। z1 और वो z2 का कॉन्जुगेट है ना, ये z1 z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, दैट्स इट, इतनी प्रॉपर्टीज है। और अगर बीच में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है कॉमन सेंस वाली, वो लगा सकते हो। एक और चीज जो मैं बता सकता हूं वो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके भी कई सवाल आते हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल या उसका इनवर्स क्या होगा, 1/5। और उसको हम कई बार किससे डिनोट करते हैं, 5 की पावर -1 से डिनोट करते हैं। समझ में आए। और इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है कि अगर 5 को मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज। उसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, z की पावर -1। तो लिखना, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर
तो अगर मान लो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स होगा z इनवर्स, और उसका फॉर्मूला है a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन भी मैं चाहूं तो समझा सकता हूं, लेकिन फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए माइनस आई बी मतलब क्या हो गया, जेड कॉन्जुगेट, समझ में आ रहा है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मॉड जेड का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? ठीक है। और मॉड जेड का स्क्वायर जो है, एक्चुअली मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट के। तो अगर यहाँ पर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखो तो ये जेड कॉन्जुगेट ये जेड कॉन्जुगेट कट जाएगा, फाइनली यही आएगा। क्लियर हो गया ये? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i मल्टीप्लाई 3 माइनस 2i by its conjugate तो इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। क्या रहा आंसर, 13। ठीक है, मैं क्वेश्चन देते जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 4i। थर्ड है एक्सप्रेस each of the following in standard form and find its conjugate इसमें क्वेश्चंस है। फर्स्ट है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। सेकेंड है 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई। थर्ड है 2 प्लस 3i होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई। फोर्थ है रूट ओवर 5 प्लस 12i प्लस रूट ओवर 5 माइनस 12i अपॉन रूट ओवर 5 प्लस 12i माइनस रूट ओवर 5 माइनस 12i। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करने। तो भव्या तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ जो जो बन रहे हैं, और बाकी लोग भी जो ऑनलाइन में है, पलक सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, शशांक कर रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, सो इधर वैभवी देखना, फर्स्ट में लिखा है कि 3 माइनस 2i को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2i, यही होगा। ठीक है, या तो तुम इसको आइडेंटिटी लगा के कर लो। आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, समझ गए। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और i का स्क्वायर कितना होता है -1।
तो हो जाएगा 9, ये -4 और माइनस मतलब क्या आ जाएगा +4, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये ऐसा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू दिस। दूसरे तरीके से अगर सोचोगे, इसको दूसरे तरीके से भी सोचो, तुमको बोल रहा है z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालो, तो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मॉड z क्या होता है, देखो मॉड z मतलब √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर, समझ गए ना? ये मॉड z है और इसका होल स्क्वायर मतलब इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां पर ये दोनों टर्म कट जाएंगे, स्क्वायर और रूट, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। क्या ये क्लियर हो गया दोनों एस्पेक्ट से? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया क्या भव्य? नहीं बना? ये रेस कर दो, हो गया तो ओके। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो या तो आप उसे दो दो ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, आप या तो पहले उसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ फिर निकालो, या तो डायरेक्टली निकालो बाद में रैशनलाइज करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 - 4i से। तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हुआ 3 - 4i से। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -4i का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या आ जाएगा 3 - 4i। ये समझ में आ गया? अब नीचे में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 का स्क्वायर हो गया 16 और i का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और ऊपर में 3 - 4i एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में ये आ जाएगा 25 और ये हो गया 3 - 4i। क्या ये क्लियर हो गया? ये अभी एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसका कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट लोगे तो क्या बदल जाएगा, 3 + 4i और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 25। दैट्स इट, ये आ गया उसका कॉन्जुगेट। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अब दूसरा तरीका भी समझो। अब देखो तुम लोगों को लगता है अरे बन तो गया इससे, तो दूसरा क्यों समझना, क्योंकि तुमको सारी प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि मान लो z इज इक्वल टू 1/3 + 4i है, तो यहां पर अगर मैं इसका z का कॉन्जुगेट लेता हूं तो यहां पर 1 + 4i का क्या हो जाएगा, ये होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, z1/z2 होल कॉन्जुगेट। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अपॉन नीचे वाले का कॉन्जुगेट। ऊपर वाला तो रियल है तो 1 है, तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा क्योंकि उसमें i है नहीं। और नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 - 4i हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये? ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना क्या करना है, इन सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है फिर कॉन्जुगेट निकालना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहला क्या करोगे, इसका रैशनलाइजेशन करोगे और बाद में क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट निकालोगे। करो उसको सॉल्व जल्दी। नहीं, मतलब आई कॉम्प्लेक्स नंबर आया कि कॉन्जुगेट आया? हाँ, बना।
देखो एक बार, देखो फर्स्ट में यहां लिखा है 1 - i अपॉन 1 + i। तो इसको पहले 1 - i अपॉन 1 + i रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया बताओ? 1 - i अपॉन 1 - i, ये किया। फिर नीचे क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ऐसे ही किया। ऊपर में क्या हो गया, 1 - i का होल स्क्वायर, ये किया। फिर उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, जो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। क्या ये क्लियर है? नीचे में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। क्या ये क्लियर है? ऊपर में देखो, ये 1 का स्क्वायर तो 1 है, आई का स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये -2i बना। क्या ये समझ में आ गया? नीचे में ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 + 1 + 2। समझ में आ गया? अब क्या होगा, देखो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, मतलब क्या बचा, -2i अपॉन में क्या बच गया, 2 बच गया। ये 2 और ये 2 कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, -i, है ना? तो इसको z से डिनोट कर देते हैं। तो z की वैल्यू यहां पर आई है -i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z कॉन्जुगेट क्या आएगा, +i। क्या ये क्लियर हो गया? सेकंड आया क्या भव्य? नहीं, 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i, इसका कॉन्जुगेट आएगा -1/5i -3/5i। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, ओके, सिंप्लीफाई करने पे। हम्म -3i/5 -1/5। कॉन्जुगेट लेने के बाद बता रही हूँ, दोनों नेगेटिव आएगा। चेक करो ऐसा आया क्या पहले तो। फिर 3 + i से मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर 3² माइनस i², तो डिनोमिनेटर आ गया होगा 9 + 1 10, न्यूमरेटर में 6i + 2i², तो 6i -2, तो ये आ जाएगा -2/10 + 6i/10, ये आ गया -1/5 + 3i/5। समझ में आया? कॉन्जुगेट लोगे तो फिर से ये भी नेगेटिव। हाँ वैभवी बताओ। मैं क्या किया, इसको -2/10 को अलग किया, 6i/10 को अलग कर दिया। ये प्लस है ना इसके सामने, और -2 2 के सामने माइनस है, इसलिए उसको पहले किया।
ठीक है, हमेशा पहले रियल बाद में इमेजिनरी, ये लिखने का तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो जल्दी। -22/5 -19/5 आई करेक्ट है। लास्ट वाला हिंट चाहिए या बन जाएगा? सर लास्ट वाले का कॉम्प्लेक्स नंबर 3/2 आ रहा है ना? हाँ सही है। कॉन्जुगेट के बाद बता रहा है क्या शशांक? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल। नहीं, वो 0 -3/2 आई आएगा और कॉन्जुगेट के बाद 0 +3/2 आई आएगा।
हाँ, तो ये फोर्थ वाला बताना है क्या? सर 3/2i। 3/2i कॉन्जुगेट लेने के बाद वाला? यस सर। करेक्ट है। आ गया क्या आंसर भव्य? आ गया इसका? नहीं है ऐसा किया प्रोसेस भव्य? देख लो इसके बाद यहां पर नीचे में ऐसा कुछ टर्म आया, जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये +5 और ये -5 कट जाएगा, ये +12i और ये भी +12i, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 24i। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा। कुछ पूछना है वैभव भी? हाँ नहीं, वो प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 + 12i, ये भी क्या बन जाएगा +5 - 12i। क्लियर हो गया? तो ये दोनों टर्म्स तो यहाँ कट जाएंगे और यहाँ पर +2, इसको मैं दोनों को रूट के अंदर लिख सकता हूँ ना, 5 + 12i, 5 + 12i इंटू 5 - 12i। समझ में आ गया ये चीज? फर्दर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया 24i, ये 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 +2 √ओवर a+b a-b a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर -12i का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 10 + 2 √ओवर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और i का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस मतलब +144 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना आ गया 24i। ये क्लियर हो गया? अब देखो 144 और 25 का एडिशन कितना होता है 169, उसका रूट होता है 13, 13 2 सा कितना हो जाएगा 26, 26 + 10 मतलब कितना आ गया 36। तो फाइनली ये आ जाएगा 36/24 और नीचे में आई 12 से कटेगा 12 2 सा 12 3 सा, मतलब ये कितना आ गया 3/2 और नीचे में आई। अब नीचे में वाले आई को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सिंपली। तो ऊपर में आ जाएगा 3i और नीचे में आई मतलब i² बन जाएगा, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो नीचे में आ जाएगा ये -2, तो ये आ गया -3/2i। समझ में आ गया? अब कॉन्जुगेट लेंगे तो +3/2i आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? इसके बाद मैंने और 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं,
एक बार फटाफट देख लें, क्या मैं समझाऊं क्या इसको, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस को। चलो इधर पे देख लेना, फिर कुछ क्वेश्चंस तुम लोग नोट करके ना उसको होमवर्क बना लेना, ठीक है। टोटल जो 4 क्वेश्चंस है ना, उसमें दो दो एक ही तरह के देखते जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, समझ में आ गया। तो पहले वाले का कॉन्जुगेट दूसरा वाला है मान लेते हैं, तो -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दूसरा वाला टर्म। क्या ये समझ में आ गया? अब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस आई एक्स स्क्वायर, कॉन्जुगेट लेने पे आई वाले टर्म का साइन बदल जाता है, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा 4i। अब यहां पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तब होंगे जब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -3 के। समझ में आ गया? इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब -x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो x² की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, -4। x² की वैल्यू अगर मैं -4 डाल दूं यहां पर, तो -4 प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, -7। तो यहां पर y की वैल्यू बस निकलेगी रियल वाली, x की वैल्यू रियल नहीं निकलेगी। सॉरी मैं गलत लिखा ना, ये कितनी आएगी, 1 आएगी ना, +1, सॉरी। y की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, +1। कंप्लीट कर लो इसको। एक्चुअली ना मैं क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूं, यहाँ पर ना x² के साथ y भी है, लेकिन प्रोसेस समझ में आ गया ना तुम लोगों को, बाकी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये दूसरा वाला भी बना लोगे? यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लग जाएगी ना कॉन्जुगेट की, कौन सी, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले का कॉन्जुगेट इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो फिर कॉन्जुगेट ले लो, जो भी है, और दोनों को क्या कर दो आपस में इक्वल, ठीक है। इसका ये वाला बताऊंगी, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर इसको भी देख लो। इसमें बोल रहा है इस वाले नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे z इज इक्वल टू 3 + 2i है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है z की पावर -1 निकालना, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 5 में क्या ऐड करें कि 0 मिलेगा, तो आंसर क्या है, -5। वैसे z का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, -z। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो आंसर क्या होगा, 1/5। वैसे ही इसका मल्टीप्लीकेटिव, ये दो वर्ड्स हैं, एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ध्यान रखना। अभी होता है z इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखवाया क्या है, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 - 2i अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 - 2i डिवाइडेड बाय 9 + 4 13, √13 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 30। ये उसका आ जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। समझ में आया? तो ये बन जाएगा ना, नोट कर लो कुछ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना फिर। अभी देखो इसके बाद में इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसने वाली है, 1-2 क्लास के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आज यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना,
और तुम लोगों को में जैसे ज्यादातर बच्चों का भी डिसाइडेड ही नहीं है सब्जेक्ट क्या लेना है क्या है, तो एक बार डिसाइड कर लो आराम से, है ना। रिजल्ट कब तक आएगा उस हिसाब से फिर उसके बाद मुझे बताना कि क्लासेस कैसे करना है, कंटिन्यू लेना है कि रिजल्ट के बाद लेना है, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि अभी